स्वागत है आपका 0 से 1 करोड़ की इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक में। ये वो सफ़र है जहां एक आम इंसान अपने सपनों को हकीकत में बदलता है। हर अध्याय आपको सिखाएगा कि कैसे सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र का 9वां अध्याय। अध्याय 9, एसआईपी शक्ति, धन प्राप्ति के लिए अपने मार्ग को स्वचालित बनाना। कुछ न करने की शक्ति। सुनीता की कहानी। 32 साल की सुनीता दिल्ली की एक आदर्श आधुनिक महिला थीं। उनका जीवन गतिविधियों का एक बहुत ही सावधानी से प्रबंधित बवंडर था। गुरुग्राम में एक उभरते हुए टेक स्टार्टअप में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में उनकी मांग वाली भूमिका का और उनके ऊर्जावान 6 वर्षीय बेटे आरव की मां के रूप में उनकी समान रूप से मांग वाली भूमिका के बीच एक निरंतर कर्तव्य दिखाने वाला कार्य। उनके पति समीर, जो एक आर्किटेक्ट हैं, भी उतने ही व्यस्त थे। उनके दिन स्कूल की दौड़, क्लाइंट प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट की समय सीमा और जल्दबाजी में परिवार के साथ डिनर करने में ही बीत जाते थे। खाली समय की अवधारणा एक दूर की, लगभग पौराणिक विलासिता की तरह लगती थी। वे अच्छी कमाई कर रहे थे, अपने मयूर विहार फ्लैट में आराम से रह रहे थे, लेकिन वास्तविक पर्याप्त संपत्ति बनाने का लक्ष्य एक ऐसी दौड़ की तरह लग रहा था जिसे वे लगातार हार रहे थे। सुनीता के लिए शेयर बाजार एक दहाड़ता हुआ, बेकाबू जानवर था। न्यूज़ चैनल बुल और बियर के बारे में चिल्लाते थे। दोस्त एक दिन मल्टी बैगर स्टॉक का बखान करते थे और अगले दिन भारी नुकसान पर विलाप करते थे। ऐसा लगता था कि इसके लिए लगातार सतर्कता की जरूरत थी, एक ऐसी विशेषज्ञता जो उसके पास नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास समय ही नहीं था। उसकी बचत, जो ईएमआई, स्कूल की फीस और घर के खर्चों के बाद बची थी, बचत खाते में सुस्ती से पड़ी थी, जिसका मूल्य शहरी जीवन का एक हिस्सा बन चुकी निरंतर मुद्रास्फीति द्वारा चुपचाप कम होता जा रहा था। एक बड़े घर, विदेश में छुट्टी मनाने या तनाव मुक्त रिटायरमेंट का सपना हर बीतते महीने के साथ दूर होता जा रहा था। एक दोपहर लंच ब्रेक के दौरान उसने अपने सहकर्मी, वित्त विभाग के एक शांत व्यक्ति, श्री शर्मा को सीप नामक किसी चीज के बारे में बात करते हुए सुना। ये शब्द नया नहीं था, लेकिन जिस तरह से वह इसके बारे कर रहा था वह नया था। वह बाजार की टाइमिंग या अगला हॉट स्टॉक चुनने के बारे में बात नहीं कर रहा था। वह अनुशासन, स्वचालन और मन की शांति के बारे में बात कर रहा था। उत्सुक होकर सुनीता ने बाद में उससे संपर्क किया। श्री शर्मा, उसने शुरू किया, मैंने आपको सीप के बारे में बात करते हुए सुना। मुझे हमेशा लगता था कि निवेश उन लोगों के लिए है जो पूरे दिन बाजार पर नजर रखते हैं। श्री शर्मा ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, यह एक आम गलतफहमी है सुनीता जी। एसआईपी को सक्रिय ट्रेडिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक अनुशासित बचत आदत के रूप में सोचें, जो कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये हमारे जैसे लोगों के लिए स्वचालन की शक्ति है, जो अपने करियर और परिवार बनाने में व्यस्त हैं। आप एक राशि तय करते हैं, एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनते हैं और एक तारीख तय करते हैं। हर महीने उस तारीख को पैसा अपने आप निवेश हो जाता है। आप इसे तय करते हैं और फिर आप इसे भूल जाते हैं। सिस्टम आपके लिए कठिन काम करता है, इस बारे में भूल जाओ। सुनीता सशंकित थी। क्या ये सुरक्षित है? अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा? उन्होंने बताया, एक तरह से यह सुरक्षित है। जब आप नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं, तो आप बाजार में गिरावट के समय अपने आप ज्यादा यूनिट खरीदते हैं और जब बाजार में तेजी होती है, तो कम यूनिट खरीदते हैं। इससे आपकी लागत औसत हो जाती है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि निवेश करने का ये सही समय है या नहीं। हर समय अनुशासित रहने का अच्छा समय होता है। यह विचार सुनीता के दिल में गहराई से उतर गया। यह एक प्रणाली थी, एक प्रक्रिया थी। ये जुए या सट्टेबाजी के बारे में नहीं था, ये स्थिरता के बारे में था। उस शाम थोड़ी ऑनलाइन रिसर्च और समीर के साथ चर्चा के बाद उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। ये जोखिम भरा दांव कम और एक और बिल भुगतान की तरह ज्यादा लगा, हालांकि ऐसा जो उसे वापस भुगतान करेगा। उसने एक लोकप्रिय निवेश ऐप डाउनलोड किया, केवाईसी प्रक्रिया पूरी की और कुछ विचार विमर्श के बाद 2 व्यवस्थित निवेश योजनाएं स्थापित की।
उसने 5,000 रुपये एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाए, जिसे श्री शर्मा ने इसकी स्थिरता के लिए सुझाया था, और अन्य 5,000 रुपये एक अच्छी रेटिंग वाले ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड में लगाए, जो सेक्शन 80C के तहत कर बचत का दोहरा लाभ देता था। पहला ऑटो डेबिट अगले महीने की 10 तारीख को हुआ। उसने अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन देखा, अपने खाते से पैसे निकलते देख उसे थोड़ी पीड़ा हुई, और फिर जब जीवन की उथल-पुथल ने उसे घेर लिया, तो उसने ठीक वही किया जो श्री शर्मा ने सलाह दी थी। वो इसके बारे में भूल गई। 10,000 रुपये का मासिक डेबिट उसकी वित्तीय पृष्ठभूमि का हिस्सा बन गया। उसके बैंक स्टेटमेंट में होम लोन की EMI और बिजली के बिल के साथ एक और लाइन आइटम। साल बीतते गए। आरव ने प्राइमरी स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुनीता को प्रमोशन मिल गया। उन्होंने अपने घर की रंगाई की और जीवन अपनी बेरहम व्यस्त गति से चलता रहा। उसने कभी भी फंड को ट्रैक नहीं किया, कभी भी नव की जांच नहीं की और बाजार में उतार चढ़ाव की खबरों के दौरान कभी भी घबराई नहीं। उसका निवेश ऑटो पायलट पर था और उसने अपने वित्तीय भविष्य को उस सिस्टम की मूक अदृश्य शक्ति को सौंप दिया था जिसे उसने गतिमान किया था। 5 साल बाद जब वे अपने घर के लिए ज़रूरी मरम्मत के लिए लोन पर टॉप अप के लिए आवेदन कर रहे थे, तो बैंक ने उनके निवेश का विवरण मांगा। यह एक सामान्य अनुरोध था जिसने सुनीता को आधे दशक में पहली बार निवेश ऐप में लॉगिन करने के लिए मजबूर किया। वह पासवर्ड के साथ उलझी रही, आखिरकार उसे रीसेट किया और लॉगिन किया। वह अपने पोर्टफोलियो डैशबोर्ड पर गई, उसका दिमाग इंटीरियर डिज़ाइनरों के उद्धरणों में उलझा हुआ था। और फिर उसने इसे देखा। स्क्रीन पर एक नंबर दिखा, जिसे देखकर वह रुक गई। उसने पलकें झपकाई, फिर से देखा और फिर समीर को आवाज़ लगाई। 60 महीनों में उसका कुल निवेश 6 लाख रुपये 10,000 रुपीज़ x 60 था। लेकिन उसके पोर्टफोलियो का मौजूदा मूल्य 8.7 लाख रुपये से थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा था। उसने बिना एक भी उंगली उठाए, बिना एक पल के तनाव के, बिना बाजार की अगली चाल का अनुमान लगाए 2.7 लाख रुपये का मुनाफा कमाया था। ये सालाना 14% से ज़्यादा का रिटर्न था, जो उसके बचत खाते द्वारा दिए जाने वाले 3-4% से कहीं ज़्यादा था। जो भावना उसके ऊपर छा गई वह सिर्फ खुशी नहीं थी, ये सशक्तिकरण की गहन भावना थी। ये सीप शक्ति का जादू था। ये स्थिरता की शांत विनम्र शक्ति थी। उसने स्क्रीन पर ग्राफ देखा, एक दांतेदार लेकिन दृढ़ ऊपर की ओर रेखा, और वह समझ गई। उसने बाजार को नहीं हराया था, उसने बस व्यवस्थित रूप से और बिना किसी भावना के इसमें भाग लिया था। जब वह अपना जीवन जीने में व्यस्त थी, तो उसका पैसा सीप के स्वचालित अनुशासन के माध्यम से, चुपचाप, लगन से, शक्तिशाली रूप से उसके लिए काम करने में व्यस्त था। उस शाम चर्चा सिर्फ घर के नवीनीकरण के बारे में नहीं थी। यह उनके सीप को बढ़ाने के बारे में थी। एक बड़े घर का सपना अब इतना दूर नहीं लग रहा था। ये 5 साल पहले लिए गए एक साधारण निर्णय और एक सिस्टम को काम करने देने की अविश्वसनीय शक्ति द्वारा करीब लाया गया था। म्यूचुअल फंड क्या है? बिग बाजार सादृश्य। SIP की शानदार शक्ति को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि यह किस माध्यम का उपयोग करता है। म्यूचुअल फंड। कई लोगों के लिए म्यूचुअल फंड शब्द जटिल चार्ट, वित्तीय शब्दावली और सूट पहने हुए पुरुषों की छवि को दर्शाता है जो उच्च दांव वाले निर्णय लेते हैं। लेकिन यह अवधारणा आश्चर्यजनक रूप से सरल है, और शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका वित्तीय दुनिया से दूर हटकर अपने पड़ोस के सुपरमार्केट में जाना है। कल्पना कीजिए कि यह आपकी मासिक किराने की खरीदारी का दिन है। आपको सब्जियां, चावल, दाल, मसाले, साबुन, टूथपेस्ट और फ्लोर क्लीनर खरीदना है। पुराने दिनों में यह एक थकाऊ काम होता था। आपको किराने की दुकान पर जाना पड़ता था। सब्जी भेजें, ताजी सब्जियों के लिए किराना, अनाज और दालों के लिए एक अलग स्टोर, साबुन और टॉयलेटरीज के लिए एक अलग जनरल स्टोर, और शायद सफाई की आपूर्ति के लिए एक और दुकान। प्रत्येक स्टॉप के लिए एक अलग लेन देन, अलग मोल भाव और आपके समय और ऊर्जा का महत्वपूर्ण निवेश करना होगा। आपको हर चीज़ में विशेषज्ञ होना होगा। कौन से टमाटर ताज़े हैं, चावल का कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है, आपकी त्वचा के लिए कौन सा साबुन अच्छा है।
इसके बारे में सोचना ही थका देने वाला है। अब कल्पना करें कि आप बिग बाजार या रिलायंस फ्रेश जैसे आधुनिक सुपरमार्केट में जा रहे हैं। एक विशाल, वातानुकूलित छत के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा। ताज़ी उपज के लिए एक समर्पित खंड, चावल और दाल के हर ब्रांड से भरे गलियारे, विकल्पों की एक शानदार श्रृंखला के साथ एक व्यक्तिगत देखभाल अनुभाग और आपकी सभी सफाई की ज़रूरतों के लिए एक घरेलू अनुभाग। आप एक ट्रॉली को धक्का देते हैं, उसमें अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें भरते हैं और एक समेकित बिल के लिए एक चेकआउट काउंटर पर जाते हैं। ये सुविधाजनक, कुशल है और आपका बहुत सारा समय बचाता है। आपको हर एक उत्पाद में विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुपरमार्केट के खरीद प्रबंधक पर भरोसा करते हैं कि उसने अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं मंगवाई हैं और खराब वस्तुओं को छांट दिया है। आपको विविधता, गुणवत्ता और सुविधा सब एक ही बार में मिलती है। म्यूचुअल फंड निवेश जगत का बड़ा बाजार है। इस सादृश्य में व्यक्तिगत दुकानें, सब्जी भेजें, द किराना स्टोर व्यक्तिगत स्टॉक या बॉन्ड हैं। रिलायंस के शेयर खरीदना आपकी सब्जियां खरीदने जैसा है। HDFC बैंक के शेयर खरीदना आपके चावल खरीदने जैसा है। टाटा मोटर्स के शेयर खरीदना आपके साबुन खरीदने जैसा है। अपने दम पर एक विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको सैकड़ों कंपनियों पर शोध करना होगा। ये तय करना होगा कि प्रत्येक में कितना निवेश करना है। एक डीमैट खाता खोलना होगा, प्रत्येक के लिए खरीद ऑर्डर देना होगा और फिर उनके प्रदर्शन को लगातार ट्रैक करना होगा। किराने की खरीदारी के पुराने तरीके की तरह ये समय लेने वाला है। इसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह बहुत महंगा हो सकता है, क्योंकि आप प्रत्येक लेनदेन के लिए ब्रोकरेज शुल्क का भुगतान करते हैं। सुपरमार्केट की तरह म्यूचुअल फंड भी यह सब आसान कर देता है। यह आप और मेरे जैसे हजारों निवेशकों से पैसे इकट्ठा करता है। फिर इस बड़े फंड को एक पेशेवर व्यक्ति द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जिसे फंड मैनेजर के नाम से जाना जाता है। फंड मैनेजर आपके निवेश सुपरमार्केट का स्टोर मैनेजर होता है। उसका काम फंड के घोषित उद्देश्य के अनुसार इस जमा किए गए पैसे का इस्तेमाल स्टॉक, बॉन्ड या अन्य परिसंपत्तियों की एक विविध टोकरी खरीदने के लिए करना है। इसलिए जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, तो आप एक भी शेयर नहीं खरीद रहे होते हैं। असल में आप एक बहुत बड़ी, पहले से बनी, पेशेवर रूप से प्रबंधित किराना ट्रॉली का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। आपके 5,000 रुपये 40, 50 या उससे भी ज़्यादा अलग अलग कंपनियों में लग सकते हैं। आपके पैसे का एक छोटा सा हिस्सा इन्फोसिस का एक हिस्सा, लार्सन एंड टूब्रो का एक हिस्सा, एशियन पेंट्स का एक हिस्सा वगैरह खरीदने में जा सकता है। आप तुरंत ही एक विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो के मालिक बन जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बिग बाजार से अलग अलग तरह की चीज़ों से भरी ट्रॉली लेकर बाहर निकलते हैं। इस दृष्टिकोण के कई अंतर्निहित लाभ हैं, जो सुपरमार्केट के अनुभव को प्रतिबिंबित करते हैं। 1. व्यावसायिक प्रबंधन। आपको स्टॉक चुनने में विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है। फंड मैनेजर और उनके रिसर्च एनालिस्ट की टीम कंपनियों पर शोध करने, बैलेंस शीट का विश्लेषण करने और खरीदने बेचने के फैसले लेने का भारी काम करती है। आप अपने निवेश के लिए बहुत कम लागत पर एक शीर्ष स्तरीय स्टोर मैनेजर को नियुक्त कर रहे हैं। 2. विविधीकरण। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में न रखें कि पुरानी समझ यहाँ मुख्य सिद्धांत है। यदि फंड के पोर्टफोलियो में एक कंपनी या स्टॉक खराब प्रदर्शन करती है, तो आपके समग्र निवेश पर प्रभाव अन्य 49 स्टॉक द्वारा कम हो जाता है जो शायद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हों। अपने दम पर विविधीकरण के इस स्तर को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। एक म्यूचुअल फंड आपको इसे 500 रुपये से भी कम में प्राप्त करने की अनुमति देता है। 3. सुविधा और सामर्थ्य। सिंगल बिलिंग काउंटर की तरह ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना एक सरल, वन स्टॉप प्रक्रिया है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऐप के जरिए आसानी से निवेश कर सकते हैं, भुना सकते हैं, बेच सकते हैं और अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए सुलभ है। 4. विनियमन और पारदर्शिता। भारत में म्यूचुअल फंड्स को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है।
उन्हें नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो प्रकाशित करने और अपनी होल्डिंग्स और प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जिससे पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। ये वैसा ही है जैसे सुपरमार्केट को कानून द्वारा अपने उत्पादों पर सभी सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं, तो डराने वाली शब्दावली को छोड़ दें। इसके बजाय उस चमकदार रोशनी वाले, सुव्यवस्थित सुपरमार्केट की कल्पना करें। यह एक ऐसी जगह है जो एक ज़रूरी काम की जटिलता को दूर करती है, आपको एक ही छत के नीचे विकल्प, विशेषज्ञता और सुविधा प्रदान करती है। ये औसत व्यक्ति के लिए देश की विकास कहानी में भाग लेने के लिए सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली उपकरण है। इसके लिए खुद को वित्तीय विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है। एसआईपी का परिचय आपकी अच्छी ईएमआई या समान मासिक किस्त शब्द भारतीय मध्यम वर्ग के मानस में गहराई से समाया हुआ है। हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए ये पहला वित्तीय संक्षिप्त नाम है जिसे हम सही मायने में समझते हैं। ये ड्राइववे में चमकती नई कार, हमारे हाथ में स्लीक स्मार्टफोन, दीवार पर बड़ी स्क्रीन वाला टेलीविज़न या हमारे सिर पर छत के लिए मासिक भुगतान है। हम इसे आधुनिक जीवन का एक ज़रूरी, भले ही कभी कभी बोझिल, हिस्सा मानते हैं, वो कीमत जो हम आज अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुकाते हैं। हालांकि हमारे वित्तीय जीवन को नियंत्रित करने वाली एमई के दो बुनियादी प्रकारों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है: खराब एमई और अच्छी ईएमआई। खराब एमई, भले ही इसका नाम कठोर हो, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से बुरी नहीं है। ये बस एक मूल्यह्रास वाली संपत्ति के लिए चुकाई गई किस्त है। मूल्यह्रास वाली संपत्ति वह होती है जिसका मूल्य समय के साथ कम होता जाता है। जिस क्षण आप उस नई कार को शोरूम से बाहर निकालते हैं, उसका मूल्य 10-15% कम हो जाता है। 80,000 रुपये का नया स्मार्टफोन 2 साल में आधे मूल्य का हो जाएगा। ये वस्तुएं उपयोगिता, आराम और खुशी प्रदान करती हैं, लेकिन विशुद्ध रूप से वित्तीय दृष्टिकोण से वे दायित्व हैं। आप जो मासिक एमई चुकाते हैं वो उस वस्तु के लिए है जिसका मूल्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यह आपके पैसे का एक संरचित बहिर्वाह है जो सिकुड़ती संपत्ति की ओर जाता है। अब आइए एक क्रांतिकारी अवधारणा पेश करते हैं: अच्छी ईएमआई। एक एमई की कल्पना करें जो एक मूल्यह्रास वाली संपत्ति को वित्तपोषित करने के बजाय आपको एक मूल्यवृद्धि वाली संपत्ति खरीदती है। ऐसा कुछ जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप मूल्यह्रास वाली संपत्ति को वित्तपोषित कर सकें। बढ़ना समय के साथ मूल्य में वृद्धि होती है। एक मासिक किस्त की कल्पना करें जो आपको गरीब नहीं बल्कि अमीर बनाती है। यह एक व्यवस्थित निवेश योजना या एसआईपी का सार है। एसआईपी आपकी अच्छी ईएमआई है। एसआईपी एक सरल, स्वचालित निर्देश है जो आप म्यूचुअल फंड को देते हैं। इसमें कहा गया है, हर महीने एक निश्चित तारीख को कृपया मेरे बैंक खाते से एक निश्चित राशि लें और इसे अपने फंड में निवेश करें। ये निवेश की पूरी प्रक्रिया को एक कठिन, एक बार के निर्णय से एक अनुशासित, आवर्ती आदत में बदल देता है। ये निस्संदेह भारत में वेतनभोगी व्यक्ति के लिए सबसे शक्तिशाली वित्तीय उपकरण है। ये हमारे लिए इतना उपयुक्त क्यों है? 1. ये हमारे आय चक्र के अनुरूप है। हम में से ज़्यादातर लोगों को एक तय तारीख पर वेतन मिलता है, आमतौर पर महीने के आखिर में या महीने की शुरुआत में। हमारा वित्तीय जीवन इस मासिक नकदी प्रवाह के इर्द गिर्द बना हुआ है। हम इस चक्र में अपना किराया, अपने बिल और अपनी खराब एमई चुकाते हैं। सीप इस मौजूदा लय में सहजता से एकीकृत हो जाता है। अपनी सीप तिथि को, मान लीजिए, महीने की 5वीं या 10वीं तारीख पर सेट करके आप अपने निवेश को प्राथमिकता देते हैं, इससे पहले कि अन्य विवेकाधीन खर्च इसे खत्म कर दें। ये व्यक्तिगत वित्त के सुनहरे नियम का पालन करता है: पहले खुद को भुगतान करें। खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बचाने के बजाय आप बचत और निवेश करने के बाद जो बचता है उसे खर्च करते हैं। सीप इस सिद्धांत को स्वचालित करता है। यह आपके धन सृजन को ऑटो पायलट पर रखता है। 2. यह अटूट अनुशासन का निर्माण करता है। ईमानदारी से कहें तो हम सभी इंसान हैं। हम निवेश करना चाहते हैं,
हम खुद से वादा करते हैं कि महीने के अंत में हम कुछ पैसे अलग से रखेंगे, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित खर्च सामने आ जाता है। त्योहारी सीजन की सेल इतनी अच्छी लगती है कि उसे छोड़ नहीं सकते। दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप की योजना बनाई जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि महीना खत्म हो गया है और इच्छित निवेश कभी नहीं होता। हम खुद से कहते हैं, मैं अगले महीने जरूर करूंगा। यहीं पर सीप की शक्ति सच में चमकती है। ये समीकरण से हमारी भावनाओं, हमारे टालमटोल और हमारी गलतफहमियों को दूर करती है। हमारा मूड या बाजार की भावना चाहे जो भी हो, पैसा अपने आप निवेश हो जाता है। यह एक ऐसा अनुशासन लागू करता है जिसे मैन्युअल रूप से बनाए रखना मुश्किल है। यह एक सख्त लेकिन निष्पक्ष वित्तीय व्यक्तिगत प्रशिक्षक की तरह है जो सुनिश्चित करता है कि आप अपना वर्कआउट कभी न छोड़ें। 3. ये निवेश को एक घटना नहीं, बल्कि एक आदत बनाता है। बहुत से लोग निवेश को एक महत्वपूर्ण, तनावपूर्ण घटना के रूप में देखते हैं। वे बाजार में प्रवेश करने से पहले एक बड़ी राशि जमा करने का इंतजार करते हैं। इससे अक्सर कई साल की देरी हो जाती है और संभावित बचत कम लाभ वाले बैंक खातों में पड़ी रहती है। सीप इस मानसिक बाधा को खत्म कर देता है। यह आपको 500 रुपये प्रति महीने की छोटी राशि से शुरुआत करने की अनुमति देकर निवेश को लोकतांत्रिक बनाता है। ये निवेश को एक सरल, दोहराए जाने वाले मासिक कार्य के रूप में फिर से परिभाषित करता है, जैसे कि उपयोगिता बिल का भुगतान करना। एक बार की घटना से आवर्ती आदत में ये परिवर्तन दीर्घकालिक धन सृजन की मनोवैज्ञानिक कुंजी है। 4. यह आपको बाजार की टाइमिंग से मुक्त करता है। अच्छी एमी को इस बात की परवाह नहीं होती कि बाजार ऊपर है या नीचे। ये बस अपना काम करती रहती है। यह एक बहुत बड़ा लाभ है जिसके बारे में हम बाद में रुपया लागत औसत के अंतर्गत विस्तार से जानेंगे। अभी के लिए ये समझें कि सीप आपको बाजार की अगली चाल का अनुमान लगाने के असंभव और तनावपूर्ण कार्य से मुक्त करता है। आप एक नायक बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो बिल्कुल निचले स्तर पर एक बड़ी राशि का निवेश करता है। आप एक अनुशासित सैनिक बन रहे हैं जो सभी बाजार चक्रों के दौरान लगातार निवेश कर रहे हैं। इसलिए एमी के साथ अपने रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। जबकि कार एमी आपको आरामदायक यात्रा का आनंद देती है, इसका मूल्य प्रतिदिन कम होता जा रहा है। सीप आपकी अच्छी एमी चुपचाप और व्यवस्थित रूप से आपके लिए ऐसी संपत्तियों का एक कोष बना रही है जो आपकी संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रही है। यह आपकी भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता पर एक एमी है। यह आपके जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों, आपके बच्चे की शिक्षा, एक सपनों का घर, एक आरामदायक सेवानिवृत्ति को प्राप्त करने के लिए एक किस्त योजना है। अच्छी एमी को अपनाकर आप केवल एक संपत्ति नहीं खरीद रहे हैं, आप समय, मन की शांति और वित्तीय रूप से स्वतंत्र भविष्य की वास्तविक संभावना खरीद रहे हैं। आप अपनी मासिक आय को न केवल अपनी वर्तमान जीवन शैली के लिए बल्कि अपने भविष्य के लिए भी लगा रहे हैं। एसआईपी 2 असली शक्तियाँ की 2 महाशक्तियाँ। व्यवस्थित निवेश योजना निवेश करने का एक अनुशासित तरीका मात्र नहीं है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें 2 अंतर्निहित, लगभग जादुई महाशक्तियाँ हैं। ये कोई चाल या चाल नहीं है, ये मूलभूत गणितीय और व्यावहारिक सिद्धांत हैं जो लंबी अवधि में धन बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। इन 2 असली शक्तियों को समझना, ये 2 वास्तविक शक्तियां प्रक्रिया पर भरोसा करने और बाजार में उथल-पुथल होने पर भी अपने रास्ते पर बने रहने की कुंजी है। महाशक्ति 1, दुनिया का 8वां आश्चर्य चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। एल्बर्ट आइंस्टीन को अक्सर चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहते हुए उद्धृत किया जाता है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था, जो इसे समझता है वह इसे कमाता है, जो नहीं समझता वह इसे चुकाता है। जबकि इसके श्रेय पर बहस हो सकती है, सिद्धांत की शक्ति को नकारा नहीं जा सकता। चक्रवृद्धि ब्याज, या जैसा कि हम हिंदी में जानते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वह प्रक्रिया है जिसमें आपके निवेश पर मिलने वाला रिटर्न खुद ही रिटर्न देना शुरू कर देता है। यह आपके पैसे के लिए एक स्नोबॉल प्रभाव है। साधारण ब्याज में आपको केवल अपनी मूल राशि पर रिटर्न मिलता है।
यदि आप 10% साधारण ब्याज पर 100 रुपये का निवेश करते हैं तो आपको हर साल 10 रुपये मिलते हैं। 10 साल बाद आपके पास 100 रुपये मूलधन और 100 रुपये ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के साथ कहानी नाटकीय रूप से अलग है। पहले वर्ष में आप अपने 100 रुपये पर 10 रुपये कमाते हैं, इसलिए अब आपके पास 110 रुपये हैं। दूसरे वर्ष में आप 100 रुपये पर नहीं बल्कि 110 रुपये पर 10% कमाते हैं, इसलिए आप 11 रुपये कमाते हैं। आपका नया योग 121 रुपये है। तीसरे वर्ष में आप 121 रुपये पर 10% कमाते हैं, जो 12 रुपये और 10 पैसे है। और इसी तरह विकास धीमी गति से शुरू होता है, लगभग अगोचर रूप से, लेकिन समय के साथ ये तेज हो जाता है, जिससे धन सृजन का एक घातीय वक्र बनता है। आपका पैसा अपना पैसा बनाना शुरू कर देता है और फिर उस पैसे का पैसा और भी अधिक पैसा बनाना शुरू कर देता है। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज के निरंतर इंजन को एसआईपी के नियमित मासिक ईंधन के साथ जोड़ते हैं तो परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। मासिक निवेश लगातार बढ़ते मूल आधार के रूप में कार्य करता है, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज का जादू काम करता है। आइए जटिल तालिकाओं के बिना इस शक्ति की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप 10,000 रुपये का मासिक सीप शुरू करते हैं। अगर हम 12% का रूढ़िवादी औसत वार्षिक रिटर्न मान लें, जो कि लंबी अवधि में इक्विटी बाजारों से एक उचित उम्मीद है, तो देखें कि क्या होता है। 10 साल बाद आपने कुल 12,10,000 रुपये x 120 महीने निवेश किया होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के कारण आपकी राशि 12 लाख रुपये नहीं होगी, ये बढ़कर 23 लाख रुपये से ज्यादा हो गई होगी। आपने 12 लाख रुपये निवेश किए और बाजार ने चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए इसमें 11 लाख रुपये और जोड़ दिए। आपकी कमाई आपके निवेश के लगभग बराबर है। अब यही नहीं रुकते, आइए अगले 10 सालों तक निवेश करते रहें, जिससे ये कुल 20 साल हो जाएगा। इस अवधि में आपका कुल निवेश 24 लाख रुपये होगा। आपकी कुल राशि क्या होगी? ये सिर्फ दोगुनी नहीं होगी, अब ये तेजी से बढ़ रहा है। आपकी संपत्ति बढ़कर 1 करोड़ रुपए के करीब हो गई होगी। इस बारे में सोचें, आपने 2 दशकों में 24 लाख रुपए का निवेश किया और चक्रवृद्धि ब्याज ने आपको अतिरिक्त 76 लाख रुपए का तोहफा दिया। आपकी कमाई आपके कुल निवेश से 3 गुना ज्यादा है। चक्रवृद्धि ब्याज की असली शक्ति लंबी अवधि में काम आती है। चलिए इसे एक कदम आगे बढ़ाते हैं और 25 साल तक ले चलते हैं। अब आपका कुल निवेश 30 लाख रुपए है। आपकी कुल पूंजी चौंका देने वाली 1.9 करोड़ रुपए। पिछले 5 सालों में ही आपने पहले 15 सालों से ज्यादा संपत्ति जोड़ ली होगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी महिमा है। महत्वपूर्ण संपत्ति बनाने के इस लक्ष्य को अधिक मूर्त और प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए वित्तीय नियोजन की दुनिया में एक लोकप्रिय दिशानिर्देश है, जिसे के रूप में जाना जाता है 15-15-15 नियम। इसमें कहा गया है कि यदि आप निवेश करते हैं 15,000 रुपये प्रति माह के लिए 15 वर्ष एक ऐसे निवेश में जो औसत वार्षिक रिटर्न प्रदान करता है 15%, आप 1,000 से अधिक का एक कोष बना सकते हैं। 1 रुपया करोड़ ये एक शक्तिशाली मानसिक मॉडल है। ये करोड़पति बनने के असंभव से लगने वाले लक्ष्य को एक प्रबंधनीय मासिक कार्य में बदल देता है। ये दर्शाता है कि आपको लॉटरी जीतने या बड़ी विरासत की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अनुशासन, धैर्य और अपने पक्ष में चक्रवृद्धि की अटूट शक्ति की आवश्यकता है। महाशक्ति 2, रुपया लागत औसत बिक्री मानसिकता। एसआईपी की दूसरी महाशक्ति एक व्यावहारिक और गणितीय लाभ है, जिसे रुपया लागत औसत कहा जाता है। ये बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए एसआईपी का गुप्त हथियार है, और यही वह चीज़ है जो इसे एकमुश्त निवेश करके बाजार का समय निर्धारित करने की कोशिश करने से कहीं बेहतर बनाती है। ये हमारी प्राकृतिक मानवीय भावनाओं को हमारे सबसे बड़े दुश्मन से एक शक्तिशाली सहयोगी में बदल देता है। एक निवेशक का भावनात्मक चक्र क्या होता है? जब बाजार में तेजी होती है और हर कोई पैसा कमा रहा होता है, तो छूटने का डर फोमो शुरू हो जाता है। हम लालची हो जाते हैं और जब कीमतें अपने चरम पर होती हैं, तो हम बड़ी रकम निवेश करने के लिए ललचाते हैं। जब बाजार गिरता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है,
तो डर हावी हो जाता है। हम सब कुछ बेचकर भागने या कम से कम अपने निवेश को रोकने के लिए ललचाते हैं, जब कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर होती हैं। यह ऊंचे दाम पर खरीदने और कम दाम पर बेचने का एक आदर्श नुस्खा है जो आपको करना चाहिए उसके बिल्कुल विपरीत है। एसआईपी द्वारा स्वचालित रूप से किया जाने वाला रुपया लागत औसत इस आत्मा विनाशकारी व्यवहार को पूरी तरह से उलट देता है। यह आपको अपने निवेश के लिए बिक्री मानसिकता अपनाने की अनुमति देता है। इस बारे में सोचें कि आप एक उपभोक्ता के रूप में कैसे व्यवहार करते हैं। यदि आपकी पसंदीदा ब्रांड की जीन्स, जिसकी कीमत सामान्यतः 3,000 रुपये है, अचानक 50% छूट पर 1,500 रुपये में उपलब्ध हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? आप उत्साहित हो जाते हैं। आप इसे एक शानदार अवसर के रूप में देखते हैं। आप 2 जोड़ी जीन्स भी खरीद सकते हैं क्योंकि कीमत बहुत आकर्षक है। इसके विपरीत, यदि उसी जीन्स की कीमत अचानक दोगुनी होकर 6,000 रुपये हो जाती है, तो आप शायद इसे खरीदने से मना कर देंगे, ये सोचकर कि वे बहुत महंगी हैं। एसआईपी आपके निवेश पर इस तार्किक बिक्री मानसिकता को स्वचालित रूप से लागू करता है। क्योंकि आप निवेश कर रहे हैं निश्चित राशि हर महीने पैसे का निवेश करते हुए, जब कीमत नेट एसेट वैल्यू या एनएवी कम होती है, तो आपका पैसा स्वचालित रूप से म्यूचुअल फंड की अधिक इकाइयां खरीदता है, और जब कीमत अधिक होती है, तो कम इकाइयां खरीदता है। आइए एक सरल परिदृश्य का उपयोग करें। मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी है। मासिक बाजार उच्च है, फंड का एनएवी 100 रुपये है। आपका 10,000 रुपये का निवेश आपको खरीदता है 100 यूनिट 10,000 बटा 100। माह 2 बाजार में गिरावट घबराहट होती है और नव गिरकर 50 रुपये पर आ जाती है। बाजार प्रभावी रूप से 50% छूट पर है। आपका वही 10,000 रुपये का सीप अब आपको अपने आप खरीद लेता है 200 यूनिट 10,000 बटा 50। तीसरा महीना बाजार में थोड़ी रिकवरी, एनएवी बढ़कर 75 रुपये हो जाती है। आपकी 10,000 रुपये की एसआईपी आपको लाभ देती है 133.33 यूनिट 10,000 बटा 75। इन 3 महीनों में आपने कुल 30,000 रुपये का निवेश किया है और आपने कुल 433.33 यूनिट 100 जोड़ 200 जोड़ 133.33 जमा की हैं। प्रति यूनिट आपकी औसत लागत कीमतों का साधारण औसत नहीं है। 100 जोड़ 50 जोड़ 753 = 751 आपकी वास्तविक औसत लागत आपके कुल निवेश को आपकी कुल यूनिट से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। 30,000 रुपये पर 433.33 यूनिट 69 रुपये और 23 पैसे प्रति यूनिट। इसे देखिए, क्योंकि आपने बाजार में गिरावट के समय अपना सीप जारी रखा था, इसलिए आपने बिक्री का लाभ उठाया और अपने औसत खरीद मूल्य को काफ़ी कम कर दिया। जब बाजार अंततः ठीक हो जाता है और नव आपकी औसत लागत 69 रुपये और 23 पैसे से ऊपर चला जाता है, तो आप लाभ में होंगे। कोई व्यक्ति जिसने पहले महीने में 100 रुपये की एकमुश्त राशि निवेश की होगी, वह अभी भी बराबरी पर आने का इंतजार कर रहा होगा। यह महाशक्ति आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। ये बाजार की चाल का अनुमान लगाने के तनाव और चिंता को दूर करती है। आपको हर दिन वित्तीय समाचार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको तथाकथित विशेषज्ञों की यह सलाह सुनने की आवश्यकता नहीं है कि आपको कब निवेश करना है या कब बाहर निकलना है। वास्तव में, गिरता हुआ बाजार लंबे समय में आपका मित्र है, क्योंकि यह आपको सस्ती कीमतों पर अधिक यूनिट जमा करने की अनुमति देता है, जिससे आपको अंतिम सुधार के दौरान अधिक रिटर्न मिलता है। ये सीप की अंतिम शक्ति है। ये बाजार की अस्थिरता को, जो अधिकांश निवेशकों के लिए सबसे बड़ा डर है, एक अलग दीर्घकालिक लाभ में बदल देता है। भारतीय निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड को समझना। म्यूचुअल फंड की दुनिया में कदम रखना एक विशाल पुस्तकालय में प्रवेश करने जैसा महसूस हो सकता है, जिसमें हजारों किताबें हैं, जिनमें से प्रत्येक का शीर्षक और विषय अलग अलग है। विकल्पों की विशाल संख्या भारी पड़ सकती है। हालांकि जिस तरह से एक पुस्तकालय को फिक्शन, नॉन फिक्शन और साइंस जैसे स्पष्ट वर्गों में व्यवस्थित किया जाता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड की दुनिया भी बड़े करीने से वर्गीकृत की गई है।
बुनियादी श्रेणियों को समझना सही फंड चुनने का पहला कदम है जो आपके वित्तीय लक्ष्यों, जोखिम उठाने की क्षमता और निवेश क्षितिज के साथ संरेखित हो। आपको सभी 2000 जोड़ योजनाओं के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुख्य शैलियों को समझने की जरूरत है। हम म्यूचुअल फंडों को मुख्य रूप से 2 व्यापक तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, उस अंतर्निहित परिसंपत्ति के आधार पर जिसमें वे निवेश करते हैं, जो आपके लक्ष्य के अनुरूप होती है, और दूसरा, उन कंपनियों के आकार के आधार पर जिनमें वे निवेश करते हैं, जो उनके जोखिम इनाम प्रोफाइल को परिभाषित करता है। 1. परिसंपत्ति वर्ग के आधार पर वर्गीकरण आपका वित्तीय लक्ष्य। ये सबसे बुनियादी वर्गीकरण है। यह इस सवाल का जवाब देता है, मेरा पैसा वास्तव में कहाँ निवेश किया जा रहा है। इक्विटी फंड विकास इंजन जैसा कि नाम से पता चलता है। ये फंड मुख्य रूप से शेयर बाजार इक्विटी में निवेश करते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो के हाई ऑक्टेन ग्रोथ इंजन हैं। जब आप इक्विटी फंड में निवेश करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से भारतीय कंपनियों के विविध समूह के भविष्य के विकास में हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। यहाँ प्राथमिक उद्देश्य लंबी अवधि में पूंजी वृद्धि है। चूंकि वे शेयर बाजार से जुड़े होते हैं, इसलिए वे बाजार की अस्थिरता के अधीन होते हैं और अल्पावधि में उन्हें उच्च जोखिम वाला माना जाता है। हालांकि लंबी अवधि आमतौर पर 5 साल या उससे अधिक में, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से ऐसे रिटर्न दिए हैं जो मुद्रास्फीति और अन्य परिसंपत्ति वर्गों को काफी हद तक मात देते हैं। इसके लिए सर्वोत्तम लंबी अवधि के लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चे की उच्च शिक्षा या धन सृजन। अगर आपका लक्ष्य 5-7 साल से ज्यादा दूर है, तो इक्विटी फंड आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। ऋण निधि सुरक्षा जाल ये फंड समझदार, स्थिर खिलाड़ी हैं। वे सरकारी बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अन्य ऋण प्रतिभूतियों जैसे निश्चित आय वाले साधनों में निवेश करते हैं। इसे सरकार या बड़ी कंपनियों को पैसा उधार देने के रूप में सोचें, जिसके लिए आप एक अनुमानित ब्याज कमाते हैं। ऋण फंड का प्राथमिक उद्देश्य नियमित आय और पूंजी संरक्षण प्रदान करना है। वे इक्विटी फंड की तुलना में बहुत कम अस्थिर हैं और उन्हें एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। उनके रिटर्न आमतौर पर अधिक स्थिर और अनुमानित होते हैं, हालांकि आमतौर पर लंबी अवधि में इक्विटी फंड की तुलना में कम होते हैं। इसके लिए सर्वोत्तम अल्पकालिक लक्ष्य 1 से 3 वर्ष जैसे कि कार के लिए डाउन पेमेंट, विदेश में छुट्टी मनाने या आपातकालीन निधि बनाने के लिए बचत करना। ये बचत खाते में पैसे को बेकार रखने के बजाय बेहतर विकल्प हैं और आमतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की तुलना में अधिक कर कुशल होते हैं। हाइब्रिड फंड ऑलराउंडर जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फंड दोनों दुनिया का मिश्रण प्रदान करते हैं। वे एक ही पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट के संयोजन में निवेश करते हैं। इस एसेट एलोकेशन को फंड मैनेजर द्वारा प्रबंधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक रूढ़िवादी हाइब्रिड फंड 75% डेट में और 25% इक्विटी में निवेश कर सकता है, जो विकास के एक छोटे से किक के साथ स्थिरता प्रदान करता है। एक आक्रामक हाइब्रिड फंड इसके विपरीत कर सकता है, 75% इक्विटी में और 25% डेट में निवेश कर सकता है, जो एक छोटे से सुरक्षा कुशन के साथ विकास का लक्ष्य रखता है। इसके लिए सर्वोत्तम नए निवेशक जो शुद्ध इक्विटी फंड की उच्च अस्थिरता से सावधान हैं, या जो जोखिम और लाभ को संतुलित करने वाले वन स्टॉप समाधान की तलाश में हैं। वे मध्यम अवधि के लक्ष्यों 3 से 5 वर्ष के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। 2. इक्विटी फंड के भीतर वर्गीकरण फोकस क्षेत्र। एक बार जब आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए इक्विटी फंड में निवेश करने का निर्णय ले लेते हैं, तो फंड द्वारा निवेश की जाने वाली कंपनियों के बाजार पूंजीकरण या आकार के आधार पर आपके सामने चुनाव का एक और स्तर होता है। लार्ज कैप फंड ये फंड बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की शीर्ष 100 कंपनियों में निवेश करते हैं। ये दिग्गज कंपनियां हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थापित नेता हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS और इन्फोसिस के बारे में सोचें। वे क्रिकेट टीम के अनुभवी, भरोसेमंद खिलाड़ियों की तरह हैं। अपने आकार और बाजार प्रभुत्व के कारण वे छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक स्थिर और कम अस्थिर होते हैं। उनकी वृद्धि धीमी हो सकती है, लेकिन ये स्थिर है।
जोखिम अपेक्षाकृत कम, संभावित वापसी मध्यम। मिड कैप फंड। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो बाजार पूंजीकरण के मामले में 101 से 250 तक रैंक की हैं। ये उभरती हुई कंपनियां हैं जो भविष्य की संभावित नेता हैं। उन्होंने पहले से ही एक ठोस व्यवसाय मॉडल स्थापित कर लिया है, लेकिन अभी भी विकास के लिए पर्याप्त जगह है। वे अर्थव्यवस्था के उभरते सितारे हैं। वे बड़ी पूंजी वाली कंपनियों की तुलना में जोखिम भरे हैं, लेकिन उच्च विकास क्षमता प्रदान करते हैं। जोखिम मध्यम उच्च, संभावित वापसी उच्च। स्मॉल कैप फंड। ये फंड 251वीं रैंक से आगे की कंपनियों में निवेश करते हैं। ये निवेश जगत के युवा, फुर्तीले स्टार्टअप और छोटे व्यवसाय हैं। वे अत्यधिक चुस्त हैं और उनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता है, जो कल के मिड कैप या यहां तक कि लार्ज कैप बन सकते हैं। हालांकि वे सबसे अधिक जोखिम के साथ आते हैं। विफल हो सकते हैं, लेकिन जो सफल होते हैं वे शानदार, कई गुना रिटर्न दे सकते हैं। जोखिम बहुत उच्च, संभावित वापसी बहुत ऊंचा। टैक्स सेवर। एक विशेष श्रेणी ELSS। इक्विटी फंडों की दुनिया में दीर्घकालिक इक्विटी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेष उपश्रेणी बनाई गई है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS। ELSS फंड अनिवार्य रूप से विविधतापूर्ण इक्विटी फंड हैं, आमतौर पर बड़े, मध्यम और छोटे कैप शेयरों में निवेश करते हैं, जिसमें एक विशेष विशेषता है, आपके द्वारा निवेश की गई राशि आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र है, जो प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपए की सीमा तक है। यह इसे डबल बोनांजा उत्पाद बनाता है। 1. धन सृजन। किसी भी अन्य इक्विटी फंड की तरह इसमें लंबी अवधि में उच्च रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता है। 2. कर बचत। यह आपकी कर योग्य आय को कम करने में आपकी मदद करता है, जिससे आपको करों पर पैसा बचाने में मदद मिलती है। एकमात्र शर्त यह है कि ELSS फंड अनिवार्य लॉक इन अवधि के साथ आते हैं। 3 सालीय धारा 80C के तहत सभी अन्य कर बचत विकल्पों, जैसे PPF, जिसमें 15 साल का लॉक इन है, या टैक्स सेवर FD, जिसमें 5 साल का लॉक इन है, में सबसे कम लॉक इन अवधि है। ये लॉक इन एक प्रतिबंध की तरह प्रतीत होने पर वास्तव में एक वरदान है। यह आपको एक उचित अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए मजबूर करता है, जिससे आप बाजार में गिरावट के दौरान आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचते हैं और आपके निवेश को बढ़ने के लिए आवश्यक समय मिलता है। कर बचाने की चाहत रखने वाले किसी भी वेतनभोगी व्यक्ति के लिए ELSS सबसे बुद्धिमान वित्तीय निर्णयों में से एक है जो वे कर सकते हैं। अध्याय 9, कार्य योजना। तो दोस्तों, आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। याद रखो, हर बड़ा सपना एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। आज तुम 0 पर हो, कल करोड़ पर भी हो सकते हो, बस रुकना मत। ऐसे ही और ओडिया बुक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्ते। तो मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई सोच के साथ।